हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान हिस्ट्री में अपन बात कर रहे हैं। राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम जो प्रिंसली स्टेट्स में प्रेवेलेंट था उसके बारे में बात चल रही थी अपनी। अभी तक अपन 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं जिसमें सेंट्रल, परगना, विलेज लेवल, ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम हुआ करता था उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी, कौन कौन से ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे, उनकी डिटेल अपन जान चुके हैं। किस तरीके की जो रेवेन्यू सिस्टम था वो क्या काम करता था, कौन कौन से टैक्सेस अप्लाई किए जाते थे, एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन, एग्रीकल्चर लैंड का क्लासिफिकेशन, और वहाँ पर किस तरीके से जो एक पार्ट जो होता था स्टेट का, किंग का या फिर किंगडम का जो पार्ट होना चाहिए था, जिसको बटाई और एक तरीके से कणकुती करके अपन ने पार्टिसिपेशन वो देखा था। आज अपन बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ही, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम में ही आगे बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे अपन जुडिशियल और क्रिमिनल सिस्टम के साथ में देखेंगे सैन्य व्यवस्था, दैट मीन्स मिलिट्री सिस्टम कैसा था, और ये भी देखेंगे कि किस तरीके का ट्रेड और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस टाइम पे हुआ था, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी, वो जानने की कोशिश करेंगे आज अपन इस वीडियो में। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं आज से आपके लिए, आप चाहो तो स्पोकन इंग्लिश के लिए हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, गार्गी क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और डेली मतलब 2 से 3 दिन में आपको एक वीडियो मिलेगा। हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो और उस पर वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो गार्गी क्लासेस को। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन अपना डिस्कशन कैरी ऑन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जस्टिस एंड क्रिमिनल लॉज की। अगर इनकी बात की जाए तो देखो उस टाइम पे किंग का रूल चलता था। जब किंग सेंटर में था तो देखो मोनार्क जब बैठता है ना, तो वो डिसीजन लेने में एक पूरा पर्सपेक्टिव ना देख करके कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर ही ध्यान दे करके अपना वर्डिक्ट दिया करता था। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डर रहता था। जैसा कि आज देख सकते हो आप कि अरब कंट्रीज जो हैं वहाँ पर मोनार्की चल रही है अभी भी, तो वो चीज़ जो होती है वहाँ पर क्या होता है, फिर क्राइम्स कम होते हैं। रीज़न बीइंग कि कोई भी अगर गड़बड़ करे, कोई भी अगर गलत कदम उठाए तो उसको उसी टाइम पे पनिश कर दिया जाए, राइट। तो इस वजह से क्या कह सकते हैं अपन कि कॉमन सिटीजन जो थे वो लॉ की रेस्पेक्ट किया करते थे। नंबर 2, किंग वाकई में सेंट्रल पावर हुआ करता था, सोर्स ऑफ जस्टिस हुआ करता था। अल्टीमेट जो फाइनल जो वर्डिक्ट हुआ करता था वो किंग का ही होता था, पर वो आर्बिट्रेरीली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था। उनको भी लॉजिक को देखने, आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर वर्डिक्ट देना होता था, तब जाकर के प्रॉपरली डिसीजन दे पाते थे। मतलब आर्बिट्रेशन, खुद की मनमानी नहीं चलती थी किंग की अगर बात की जाए। गांव की अगर बात की जाए तो वहां पर ग्राम पंचायत होती थी विलेज लेवल पे, जो कि जस्टिस इंश्योर करती थी, और कोई भी गिल्टी होता तो उसको पेनल्टी मतलब कोई ना कोई सजा दी जाती थी। अगर परगना लेवल की बात की जाए तो जुडिशियल सिस्टम को हैंडल किया जाता था, या फिर जुडिशियल ड्यूटी जो थी परगना लेवल की बात की जाए तो वो थी हकीम की। अपन हकीम के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ऐसे ही स्टेट लेवल की बात की जाए तो स्टेट जो भी थे प्रिंसली स्टेट्स, वहाँ पर हिंदू थियोलॉजी बेस्ड रूल्स जो थे उन पे जस्टिस सिस्टम काम करता था। क्योंकि अगर राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं, राजस्थान में जितने भी राजे रजवाड़े थे वो राजपूत किंग्स थे। यहाँ पर कोई एक तरीके से इस्लामिज्म का या कोई मॉडर्न किंग नहीं था, ठीक है। बीच बीच में कुछ टाइम आया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने कभी अटैक कर दिया, कभी अकबर ने अटैक कर दिया, तो एक शॉर्ट फेज आया जिस टाइम पे कोई ना कोई तरीके से इस्लामिक जो भी थियोलॉजी बेस्ड, जो भी धार्मिक जो सिस्टम हुआ करता था उस पे बेस्ड जस्टिस सिस्टम था, बट मोस्टली हिंदू थियोलॉजी बेस्ड था। और जो पनिशमेंट दी जाती थी वो पनिशमेंट के डिफरेंट नेम हो सकते थे। इम्प्रिजनमेंट, जेल दे दी जाती थी, जुर्मादान होता था, ठीक है। इसके अलावा सिर छेद होता था, मतलब सिर का मतलब आपका जो हेड होता है उसमें पियर्सिंग करना। एक्सपेट्रेशन होता था, दैट मीन्स देश से निर्वासन कर दिया जाता था। मतलब ये जो पनिशमेंट्स थी वो डिपेंड करती थी कि किस लेवल का क्राइम कंडक्ट किया गया है। इसके अलावा अंग छेद, कि कोई भी लिम्ब जो है बॉडी का, हाथ हो गए, पैर हो गए, उसको पियर्स कर देना, ठीक है, वो चीज़ें की जाती थी। तो इस तरीके से काम किया करता था जुडिशियल एंड क्रिमिनल सिस्टम, अगर प्रिंसली स्टेट्स की अपन बात करें। अब अपन देखते हैं सैन्य व्यवस्था, दैट मीन्स
मिलिट्री सिस्टम इन प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। देखो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, अब इनमें क्या वॉर जब भी होता था तो ये अस्त्र और शस्त्र, दैट मीन्स आर्म्स एंड अम्यूनिशन दोनों काम में लिया करते थे। दैट मीन्स हाथ में लिए हुए हथियार और दूर से फेंक करके जो चलते थे, क्योंकि मुगल्स के आने से क्या है, गन्स आ चुकी थी इंडिया में, ठीक है। तो जिस तरीके का जो यूज वार के टाइम पे, बैटल टाइम पे जो भी इक्विपमेंट, जो भी टूल्स, जो भी इंप्लीमेंट्स वो यूज़ किया करते थे, जो भी वेपन यूज़ किया करते थे, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपको दिखेगी राजस्थान के राजे रजवाड़ों के पास में भी। जैसे गन का यूज़ करना, लाइट शील्ड का यूज़ करना, स्मॉल स्वॉर्ड्स का यूज़ करना, ठीक है, ये राजस्थान में भी शुरू हो चुका था। इसी तरीके से जो सोल्जर्स थे वो आयरन से बने हुए हेलमेट्स पहनते थे, ट्राउजर्स पहना करते थे, लॉन्ग कोट हुआ करते थे, और भी जो मुगल्स जो जिस तरीके के वॉर के टाइम पे अपने आप को तैयार करके जाते थे, जिस तरीके के हथियार पहनना, जिस तरीके की उनको क्लोथिंग पैटर्न था। आप कभी म्यूज़ियम में जाओ, कोई भी मेवाड़ में जाओ, चाहे जयपुर में जाओ, चाहे जोधपुर वाले रीजन में जाओ, वहाँ के म्यूज़ियम्स में आपको ये ड्रेस डेफिनेटली मिल जाएगी, वो पूरे लोहे की बनी हुई। अगर इसका आइडिया नहीं है आपको तो अकबर जोधा अकबर मूवी देखी होगी आपने, ठीक है, उस मूवी में ये चीज़ दिखती है, अच्छे से बताते हैं वो ऋतिक रोशन जब वो पहनता है। इसी तरीके से जो फुट सोल्जर्स हुआ करते थे, उनकी बजाय जो कैवलरी जो होती थी ना, घुड़सवार जो होते थे, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस शुरू कर दिया था इन्होंने, जो राजपूत जो किंग्स थे उन्होंने। वैसे तो हमेशा कोई भी वॉर होता था, कोई भी बैटल होता था, तो उसको लीड तो करता था किंग, पर अपने को पता है कि पूरा हर एक नॉर्मल कंडीशन में या फिर किंग तो केवल एक ऑर्डर देता था, बाकी उनके नीचे भी एक हायरार्की होती थी पूरी सिस्टम। तो वहाँ पर भी अलग अलग जो आर्मी की जो विंग फोर्सेस थी, उनका मैनेजमेंट अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑफिसर्स किया करते थे, जैसे कि गजपति, अश्वपति, पैदलपति। दैट मीन्स कि जो हाथियों वाली जो आर्मी का जो सेगमेंट हुआ करता था, उसका जो ऑफिसर था उसको गजपति। घोड़ों से जो संबंधित थे, जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, कैवलरी मैन, वो जो थे उनको मैनेज किया जाता था अश्वपति, अश्व मतलब घोड़ा। ऐसे ही पैदलपति, जो अफूट फोर्सेज होती थी, उनको मैनेज किया जाता था पैदलपति के द्वारा। तो ऐसे करके अपन देख सकते हैं एज अ रिजल्ट कि मुगल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा था राजे रजवाड़े। अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर जो सैनिकों के जो नाम थे ना, वो भी उसी तरीके से रख दिए, जैसे कि बंदूकची, क्या, बंदूकची, किलेदार, फिर शमशेरबाज, दरोगा ए तोप खाना, दरोगा ए फील खाना। ऐसे करके ये जो नाम थे ना, ये मुगल टर्मिनोलॉजी थी जो कि यहाँ पर भी आना शुरू हो गई। जैसे दीवाने आम, दीवाने खास ये अपन बात करेंगे जब आर्किटेक्चर में देखेंगे, तो ये इन्फ्लुएंस भी मुगल्स का ही था राजस्थान में, अगर कहीं पे राजे रजवाड़ों के टाइम पे देखा जाए तो। कोई भी बैटल होता था तो उसमें फोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। फोर्ट्स, ठीक है, किले का मतलब ऐसा एक आर्किटेक्चरल प्लेस जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। दूसरा, जिसको नॉर्मल कंडीशंस में या आमतौर पर कोई भी जो ऑपोजिशन पार्टी होती थी वो उसकी बॉर्डर्स को ब्रीच नहीं कर पाती थी, तोड़ नहीं पाती थी। तो इस वजह से क्या होता है, फोर्ट्स की लोकेशन जो होती थी ना, वो इस तरीके से होती थी कि आसपास में बैटल फील्ड हो। तो क्या होता था कि जब भी कोई लड़ाई होने वाली होती थी तो इन फोर्ट्स में जो बैटलफील्ड के नियर बाई होते थे, वहाँ पर राशन ले जाके इकट्ठा कर लिया करते थे पहले, कि भाई लड़ाई लंबी चलेगी, राशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दिन में लड़ाई होती थी, रात को एक ब्रेक होता था। तो वो जो सिस्टम चलता था ना, उसकी वजह से फिर खाने की व्यवस्था की भी ज़रूरत होती। आज तो चलो ठीक है कि कहीं ना कहीं सप्लाई कंटिन्यू अपन करते रहते, पहले वहाँ पर सप्लाई इंश्योर करनी ज़रूरी होती थी। तो फोर्ट्स में राशन रख लिया जाता था, और जब बैटल टाइम आता था तो उस टाइम पे उस राशन का यूज़ किया जाता था। ओके, तो इस तरीके से फोर्ट्स की अपनी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी जब कोई भी बैटल होता था, और इसी वजह से जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती थी वहाँ पर फोर्ट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ में आपको मैंने एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि साका क्या होता था। जब भी कोई बैटल होता था, कोई लड़ाई होती थी, तो वहाँ पर क्या, उस कंडीशन में जो मेल होते थे
वो तो केसरिया कपड़ा पहन करके और लड़ाई लड़ने उतर जाते थे, और वो भी किस कंडीशन में जाते थे, जब राशन पूरा ख़त्म हो जाता इन फोर्ट्स में कि भाई अब तो जीने का कोई स्कोप ही नहीं है, या तो दुश्मन को हरा दो या फिर मर जाओ, दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, दोनों में से किसी एक चीज़ को अपने को गेन करना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए जो मेल होते थे वो तो केसरिया करते थे, केसरिया कपड़ा पहन करके लड़ाई में उतर जाते थे, और दूसरी तरफ जो फीमेल हुआ करती थी वो जोहर परफॉर्म करती थी। तो ऐसे करके साका होता था। इनके बारे में अपन राजस्थान हिस्ट्री में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। साथ में जो हिली रीजन्स थे, जैसे कि उदयपुर वाले रीजन की बात करें तो वहाँ पर गुरिल्ला वार मतलब छापेमारी का जो बैटल होता था ना, वो बहुत ज़्यादा चलता था। ठीक है, तो ऐसे करके जो मिलिट्री सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुआ था राजस्थान के प्रिंसली स्टेट्स में, वो अपन ने जानने की कोशिश की। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ट्रेड एंड इंडस्ट्री सिस्टम इन राजस्थान। इसमें ये देखेंगे अपन कि प्रिंसली स्टेट्स के टाइम पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज प्रेवलेंट थी, कौन कौन सी इंडस्ट्री कौन से रीजन से बिलोंग करती थी, और क्या स्पेशलिटी होती थी उनकी, वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी। मिडिल एज की बात करें, मेडिवल पीरियड की बात करें अगर अपन, तो जैसे कि डोरिया की वीविंग और अंगोछा की वीविंग की अगर बात की जाए तो वो बूंदी मतलब हाड़ौती वाले रीजन में हुआ करती थी। ठीक है, अब तो चलो कोटा डोरिया नाम से फेमस है साड़ियाँ, पर अभी की बात नहीं कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं मेडिवल पीरियड की। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखना, पर यह बात ज़रूर है कि मिडिल एज में या मेडिवल पीरियड में या हिस्टोरिकली जो प्लेसेस इंपॉर्टेंट रही है ना किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, किसी एक इंडस्ट्री के लिए, वो आज भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट हैं। पर अपन अभी फिलहाल अपना फोकस क्या है, मिडिल एज पे। फिर जैसे आर्ट एंड कल्चर में अपन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे करंट टाइम पे और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो हिस्टोरिकली उसी रीजन से बिलोंग करती है। जैसे सांगानेर के अंदर जो छपाई होती थी वो मेडिवल एज से ही शुरू हो चुकी थी, वो अभी भी वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, तो ऐसे करके डोरिया और अंगोछा इसकी वीविंग हुआ करती थी बूंदी वाले रीजन में। तो सांगानेरी और जयपुरी जो प्रिंटिंग होती थी वो जयपुर में हुआ करती थी। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो चूंदड़ी और पोम्पा, क्या चूंदड़ी और पोम्पा, ये 12 के फेमस रहते थे उस टाइम पे। इसी तरीके से जो कपड़े थे उनकी कलरिंग और प्रिंटिंग जो थी वो एक्सेलेंट क्वालिटी की हुआ करती थी चित्तौड़ वाले रीजन में, उदयपुर वाले रीजन में, पाली, अकोला और भरतपुर वाले रीजन में। ठीक है, किसकी, कपड़ों की कलरिंग और प्रिंटिंग की अगर बात की जाए। ऐसे ही जो कपड़े होते थे, कपड़ों के ऊपर सिल्क और गोल्ड और उसके साथ में सिल्वर, इनकी एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती थी, मतलब बाउंड्री बनाई जाती थी, बेल लताएं बनाई जाती थी। उसकी क्राफ्ट्समैनशिप की अगर बात की जाए तो कोटा वाले रीजन में बहुत गजब की हुआ करती थी, फेमस थी उस टाइम पे। ऐसे ही वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और शेखावाटी वाले रीजन में ये बहुत ज़्यादा होती थी। और अगर आपने राजस्थान ज्योग्राफी की पूरी सीरीज़ देखी है तो आज भी इसी रीजन में जो भेड़े हैं, जो शीप्स हैं, जिनकी वैरायटी अपन ने बात की, बहुत सारी जो नस्लें हैं, बहुत सारी जो ब्रीड्स हैं उनकी बात की, तो वो भी इसी रीजन में है। तो आज भी आप देखोगे तो पास से कहीं ना कहीं आप कोरिलेट कर पाओगे इन चीज़ों को। इसी तरीके से कोडला ट्री का यूज़ होता था सिल्क रोप बनाने में। ठीक है, कोडला ट्री का यूज़ होता था सिल्क रोप बनाने में, और नॉर्मल रोप्स को बनाने में यूज़ होती थी लंप और मूंज की घास। ठीक है, और जो रस्सियाँ बनती थी नॉर्मल, वो ज़्यादा कहाँ पे, जोधपुर और जैसलमेर की फेमस हुआ करती थी। और सिल्क से बनी हुई जो रस्सियाँ, सिल्क रोप जो थी वो कोडला ट्री से बनती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो सण और मूंज, ये भी जो है रस्सी बनाने के ही काम आते थे, और इन पे बेस्ड जो रस्सियाँ बनती थी वो बीकानेर वाले रीजन में ज़्यादा फेमस थी, मतलब प्रेवलेंट थी। इसी तरीके से जो वुडन वर्क होता था, कोई भी लकड़ी से बना हुआ सामान था तो उस पर ग्रैन्युलर दानेदार कलरिंग जो होती थी, ठीक है, ग्रैन्युलर कलरिंग, तो वो फेमस हुआ करती थी सवाई माधोपुर और जहाजपुर की। इसी तरीके से वुडन टॉयज़ की बात करें, लकड़ी के खिलौने, तो वो फेमस थे भीलवाड़ा के, शाहपुरा के, उदयपुर के, मुंडवा जो कि जोधपुर में है, वहाँ के फेमस थे।
पेपर प्रोडक्शन की बात करें तो सांगानेर, घोसुंडी और सवाई माधोपुर के बहुत ज़्यादा फेमस थे। ऐसे ही साबुन बनाना, दैट मीन्स सोप मेकिंग की अगर बात करें तो सोप मेकिंग हुआ करता था उदयपुर में, और जबकि कोटा जो है वो फायर वर्क्स के लिए फेमस था। और आज भी आपको पता होगा दशहरे का मेला कोटा में सबसे बड़ा लगता है राजस्थान की अगर बात की जाए तो। इसी तरीके से कोटा एक चीज़ के लिए और फेमस था, जो स्मॉल मेकअप बॉक्स बनते थे आइवरी मतलब हाथी दांत से, उनके लिए भी कोटा बहुत ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे। और देखो उस टाइम पे हाथी दांत आज तो चलो बैन कर दिया है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है उनकी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ इश्यूज़ को टैकल करने के लिए बंद कर दिया गया है। तो पहले तो आइवरी मतलब हाथी दांत के बहुत सी चीज़ें बनती थी जिसमें ऑर्नामेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो स्मॉल मेकअप बॉक्स भी बना करते थे, वो फेमस थे कोटा के। ऐसे ही अगर लेदर इंडस्ट्री की बात की जाए जिससे कि जूतियाँ बनती थी, शू बनते थे, वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर रीजन की फेमस थी, जो कि आज भी फेमस है। ठीक है। ऐसे ही जेमस्टोन और डायमंड्स की स्टडिंग मतलब उनकी नक्काशी करना, उनकी गुदाई करना, उसके अलावा ब्रास के जो पॉट्स होते थे उन पे कार्विंग की जाती थी, डिज़ाइन बनाई जाती थी, तो वो भी जयपुर की फेमस थी, जो आज भी फेमस है। ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जयपुर अभी भी फेमस है। पन्ना की सबसे बड़ी जो एमरल्ड मंडी है, सबसे बड़ा मार्केट जो है जयपुर ही तो है एशिया का। ऐसे ही अगर ऑर्नामेंट्स की बात की जाए तो ऑर्नामेंट्स की क्राफ्ट्समैनशिप मतलब क्या गजब तरीके की नक्काशी किस तरीके से होती थी। वो पटवे जो थे वो फेमस थे जोधपुर के। ठीक है। मीनाकारी जो फेमस थी, जो कि लाल कलर में होती थी, वो जयपुर के फेमस थे। तो पटवे जो थे उनकी क्राफ्ट्समैनशिप ऑर्नामेंट्स के लिए जोधपुर की हो गई, ध्यान रखना अपने को। ऐसे ही इनेमल दैट मीन्स मीनाकारी, लाल कलर की मीनाकारी होती थी, वो जयपुर की फेमस थी। ये कई बार मैच द फॉलोइंग या फिर वन लाइनर आंसर में ये चीज़ पूछ ली जाती है, आप ध्यान रखना इस चीज़ का। इसी तरीके से आगे देखें अपन कि जो कोटा में था वहाँ पर इत्र दैट मीन्स एसेंस बनता था, और साथ में रोज़ वाटर मतलब गुलाब जल का भी प्रोडक्शन हुआ करता था। कोटा इस चीज़ के लिए हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रहा हुआ है। कोटा के साथ में कोठारिया करके भी एक जगह है, वहाँ पर भी। ऐसे ही आप देखोगे खस एक तरीके की स्पेशल घास होती है, राजस्थान ज्योग्राफी में इसका नाम आया है। सवाई माधोपुर के बारे में जब अपन क्लाइमेटिक रीजन और डिफरेंट वेजिटेशन की बात की थी उस टाइम पे नाम आता है। तो खस से भी इत्र बनता है, दैट मीन्स एसेंस बनती है, खुशबूदार लिक्विड बनता है, वो सवाई माधोपुर में बनता है, बनता भी है और बनता था। ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। और सिरोही जो है वो फेमस था स्वॉर्ड्स के लिए, अपनी तलवारों के लिए। ऐसे ही जो कैनन्स होती थी, तोपें होती थी, उनको बनाने के लिए भी डिफरेंट फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की गई थी, जैसे कि गागरोन में, जोधपुर में, कोटा में और मेड़ता वाले रीजन में। बुलक कार्ट जो होती थी वो कोटा की फेमस थी, तो ऑर्नामेंटल बॉक्सेस जो थे वो करौली के फेमस थे। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये ऑर्नामेंटल बॉक्सेस हैं, और जो कोटा में आइवरी से बनने वाले थे वो स्मॉल मेकअप बॉक्स थे जो कोटा में बनते थे। ठीक है। तो इस तरीके से आज अपन ने 3 सेगमेंट और कवर किए हैं, और यहीं पे अपना डिस्कशन ख़त्म होता है। और एक वीडियो और आएगा जिसमें अपन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में जो भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा राजस्थान के प्रिंसली स्टेट्स में। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू।